नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 27 मई के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय यानी कि एसएफआईओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, यह नरेश चंद समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं एसएफआईओ यानी कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के ऊपर। और आपको ध्यान में रखना है कि यह एक ऐसी जांच एजेंसी है जिसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गंभीर और जटिल धोखाधड़ी के मामलों को हल करने के लिए स्थापित किया गया था। आपको ध्यान में रखना है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर नरेश चंद समिति के द्वारा इस तरह के जांच एजेंसी को बनाने की सिफारिश की गई थी। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह मामलों को स्वतः संज्ञान में ले सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यह एक ऐसी एजेंसी है जो वित्तीय मामलों की जांच करती है, उसमें हुए धोखाधड़ी की जांच करती है। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह स्वतः से किसी भी मामले में अपनी जांच शुरू नहीं कर सकता। यहां पर यह निकाय केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा इसे जांच के लिए सौंपा गया हो। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यह संस्था कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत काम करती है और इसे 2003 में इसी मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया था। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर तीसरा कथन बिल्कुल सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है, सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड हाई कोर्ट ऑर्डर स्टेइंग सहारा प्रॉब। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पर पहला कथन है, भारत एशियाई विकास बैंक का संस्थापक सदस्य है। तो यह बात बिल्कुल सही है। आपको ध्यान में रखना है कि एडीबी की स्थापना 1966 में की गई थी और जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उस समय भारत इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल था। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इसकी स्थापना 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद की गई थी और इसे विश्व बैंक की तर्ज पर निर्मित किया गया था। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि एडीबी की स्थापना 1966 में हुआ था और इसीलिए यहां पर दूसरा कथन पूरी तरीके से गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, एशियाई विकास आउटलुक एशियाई बैंक यानी कि एडीबी के द्वारा निर्मित एक वार्षिक प्रकाशन है। तो यहां पर यह तीसरा कथन पूरी तरीके से सही है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि एडीबी के द्वारा एशियाई विकास आउटलुक नाम से एक रिपोर्ट हर वर्ष प्रकाशित किया जाता है। यानी कि यहां पर जो तीसरा कथन है वो भी सही है और इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है, लर्निंग लॉस विल डेंट इंडियाज जीडीपी। और ये एडीबी का कहना है। तो ये न्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर यह कहा गया है कि जिस तरीके से कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान हमारे जो स्कूल हैं वो बहुत ज्यादा दिनों तक बंद रहे, उसके कारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के जो पढ़ने की क्षमता है, जो सीखने की क्षमता है, उसमें कमी आया है जिसके कारण भारत के जीडीपी ग्रोथ में कमी आ सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भरतनाट्यम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, भरतनाट्यम का प्रदर्शन तिल्लाना के साथ समाप्त होता है जिसका मूल
हिंदुस्तानी संगीत के तराना में है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं भरतनाट्यम के ऊपर, और आपको ध्यान में रखना है कि तिल्लाना भरतनाट्यम का अंतिम अंश है, यानी कि इस नृत्य का अंत तिल्लाना से होता है, और तिल्लाना में विभिन्न प्रकार के नृत्य कलाओं को प्रस्तुत करके नारी की सुंदरता को प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर यह कहना कि भरतनाट्यम का अंत तिल्लाना से होता है, यह बिल्कुल सही है, और इसका मूल हिंदुस्तानी संगीत के तराना में है, यानी कि यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, कदमों के उपयोग में नर्तकियों की निपुणता तथा उनके शरीर पर नियंत्रण एवं संतुलन को दिखाने हेतु भरतनाट्यम में पीतल के प्लेट के किनारों पर और सिर पर पानी से भरे घड़े के साथ नृत्य होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो कथन में कहा जा रहा है कि कदमों के उपयोग में नर्तकियों की निपुणता तथा उनके शरीर पर नियंत्रण को दिखलाने के लिए पीतल के प्लेट के किनारों पर और सिर पर पानी से भरे घड़े के साथ नृत्य होता है, यह बात भरतनाट्यम में नहीं बल्कि कुचिपुड़ी में किया जाता है। तो कुचिपुड़ी एक ऐसा नृत्य है जहां पर नर्तकियों की फुटवर्क में जो उनकी निपुणता होती है और उनके शरीर पर जो उनका नियंत्रण और संतुलन होता है, उसको दिखलाने के लिए पीतल के प्लेट के रिम पर नृत्य करने और सिर पर पानी से भरे घड़े के साथ नृत्य करने जैसे तकनीकों को पेश किया गया था। तो यहाँ पर इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह गलत है। यह भरतनाट्यम में नहीं बल्कि कुचिपुड़ी में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दूसरा कथन गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, जो व्यक्ति नृत्य पाठ करता है वह नटवनार है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भरतनाट्यम में जिस व्यक्ति के द्वारा नृत्य पाठ किया जाता है, यानी कि संगीत को गाया जाता है, उसे नटवनार कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी पूरी तरीके से सही है, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर भरतनाट्यम का जिक्र किया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कृष्णा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर आपको 4 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा है। तो आप सभी जानते हैं कि यह कथन पूरी तरीके से सही है। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, आप इस फिगर में देख सकते हैं। यानी कि यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, अलमाटी बांध उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आप सभी को पता है अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, कृष्णा नदी भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो भारत की सबसे लंबी नदियां हैं उनका एक लिस्ट दिया गया है। सबसे लंबी नदी गंगा है, उसके बाद गोदावरी का स्थान है, और तीसरे स्थान पर कृष्णा नदी है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर तीसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। चौथा कथन है, मूसी कृष्णा की बाएं तट की सहायक नदी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मूसी जो कि कृष्णा की सहायक नदी है, वह कृष्णा में बाएं तट से आकर के मिलती है। यानी कि यहां पर जो चौथा कथन है वो भी पूरी तरीके से सही है। तो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर सारे के सारे कथन सही हैं। इससे जुड़ा हुआ एक पिक आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब एक प्रीवियस क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहां पर कथन 1 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यानी कि UNCDF
और आर्बर डे फाउंडेशन ने हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। आपको ध्यान में रखना है कि हैदराबाद को जरूर 2020 का ट्री सिटी के रूप में मान्यता दिया गया, लेकिन यह जो मान्यता है वह आर्बर डे फाउंडेशन और खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO के द्वारा दिया गया था। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, शहरी वनों को विकसित करने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के कारण हैदराबाद को 1 वर्ष की मान्यता के साथ चुना गया था। तो यहां पर दूसरा कथन पूरी तरीके से सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर कथन 1 सही नहीं है, लेकिन कथन 2 सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है। आप सभी को पता होगा कि इंडियन ऑयल लिमिटेड के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाले एक प्लांट को असम के जोरहाट में चालू किया गया है। अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन को बनाया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए जिस इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का उपयोग किया जाता है, वह जो बिजली है वह हरित ऊर्जा से प्राप्त होता है। यानी कि यहां पर हम जो बिजली उपयोग करते हैं हाइड्रोजन को बनाने के लिए, वह या तो सौर ऊर्जा से या फिर पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है, और इसीलिए इसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, क्योंकि यहां पर जिस बिजली का प्रयोग हो रहा है वह बिजली हरित ऊर्जा के स्रोतों से प्राप्त हो रही है। आपको ध्यान में रखना है कि इस तकनीक से जब हम हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं तो यहां पर जो कार्बन का इमिशन है, जो उसका उत्सर्जन है, वह नहीं के बराबर होता है। हाइड्रोजन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि पूरे दक्षिण एशिया में ग्रे हाइड्रोजन बनाया जाता है। यहां पर ग्रे हाइड्रोजन जिस तकनीक से बनाया जाता है, उस तकनीक में कोयले और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के माध्यम से इसे उत्पन्न किया जाता है। और जब हम इस तकनीक के माध्यम से हाइड्रोजन को उत्पन्न करते हैं तो यहां पर भारी मात्रा में कार्बन का इमिशन होता है। उसी तरीके से ब्लू हाइड्रोजन भी है। यहां पर भी इस हाइड्रोजन के निर्माण में जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर इस प्रक्रिया में जो कार्बन वातावरण में प्रवेश करता है उसे रोकने के लिए उच्च तकनीक का उपयोग किया जाता है। यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है उसे स्टोर किया जाता है और उसे दोबारा से उपयोग में लाया जाता है। लेकिन फिर भी जो ब्लू हाइड्रोजन है वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलाता है। लेकिन अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो यहां पर इस प्रोसेस में किसी भी तरह के कार्बन को वातावरण में नहीं छोड़ा जाता, और इसीलिए ये बहुत ही क्लीन एनर्जी है जिसको बढ़ावा देने की बात भारत सरकार के द्वारा कही गई है। ग्रीन हाइड्रोजन के लाभों की बात करें तो यहां पर यह कहा जाता है कि ग्रीन हाइड्रोजन को हम लंबे समय तक संग्रहित करके रख सकते हैं, और जो संग्रहित हाइड्रोजन है हम उसका उपयोग फ्यूल सेल के माध्यम से बिजली का उत्पादन करने के लिए कर सकते हैं। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि ग्रीन हाइड्रोजन को बनाते समय जो उसका उप उत्पाद है, यानी कि जो बाई प्रोडक्ट है, वह ऑक्सीजन भी होता है। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि लगभग 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में 8 किलो ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। और यहां पर जो ऑक्सीजन है उसका भी उपयोग हम औद्योगिक और चिकित्सा के मामलों में कर सकते हैं, और उससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। तो यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन के बहुत सारे लाभ हैं, जिसको देखते हुए भारत सरकार के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ाने को लेकर के हमारे देश में योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये डेली क्विज पसंद आए तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।